आरबीआई की तरफ से शुरू की गई डॉलर रुपए की स्वैप सुविधा को बैंकों की ओर से शानदार रिस्पांस मिला है। आंकड़ों की बात करें तो 17 जुलाई तक इस स्वैप सुविधा के जरिए करीब $21 अरब का भारी विदेशी निवेश देश में आ चुका है। आखिर इस शानदार रिस्पांस की क्या वजह है और आगे डॉलर रुपए की स्वैप सुविधा को लोग इसी तरह से हाथों हाथ लेंगे? आप ये रिपोर्ट देखिए, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। सुपर हिट स्कीम, सुपर हिट रिस्पांस। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए ने आरबीआई और सरकार के माथे पर जो चिंता की रेखा खींच दी थी, उसमें कुछ राहत नजर आ रही है। आरबीआई की डॉलर रुपया स्वैप स्कीम को बैंकों से बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है। 17 जुलाई तक इस स्कीम के जरिए देश में $20.72 अरब का भारी विदेशी निवेश आया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा FCNR B डिपॉजिट का है। इस कदम से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। सो अलग आरबीआई ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने और भुगतान संतुलन को बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत बैंकों को डॉलर के बदले रुपया और रुपए के बदले डॉलर की अदला बदली की सुविधा मिलती है। बैंकों की तरफ से मिल रहे इस बड़े रिस्पांस से भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल स्तर पर एक बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। आरबीआई की इस स्वैप सुविधा के तहत अलग अलग रास्तों से विदेशी फंड भारत आया है। इनमें सबसे बड़ा योगदान फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट यानी FCNR B डिपॉजिट का रहा है। विदेशी निवेशकों और NRI ने इस स्कीम पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। FCNR B डिपॉजिट के तहत $17 अरब देश में आए हैं। इसके अलावा ओवरसीज बोरोइंग से $1.97 अरब और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से $1.34 अरब देश में आए हैं। तीनों रास्तों को मिलाकर आरबीआई के पास $20.7 अरब की फॉरेन करेंसी आई है। आरबीआई ने इस विशेष स्वैप सुविधा का ऐलान 5 जून को किया था। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 8 जून से इस सुविधा को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। आरबीआई का मुख्य मकसद देश में डॉलर की लिक्विडिटी को बनाए रखना और रुपए को स्थिरता देना था। बैंकों को इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आरबीआई की तरफ से एक तय समय सीमा दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यह समय सीमा कुछ इस तरह है। FCNR B डिपॉजिट के लिए स्वैप सुविधा 30 सितंबर 2026 तक लागू है, तो वहीं ECB और OFCB के लिए स्वैप सुविधा की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। तय समय सीमा होने की वजह से बैंक इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में फॉरेक्स इनफ्लो में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। तो मतलब साफ है कि आरबीआई की स्वैप स्कीम ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक नई जान फूंक दी है। आसान भाषा में कहें तो विदेशों से आने वाला ये डॉलर देश के फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षा कवच देता है, जिससे रुपया मजबूत बना रहता है और आम आदमी की रसोई से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरत पर महंगाई की सीधी मार नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आरबीआई का ये कदम कितना व्यापक है, उससे कितना लाभ मिल रहा है और उसके आगे जोखिम क्या है, सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही शानदार पैनल हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं, पूर्व वित्त सचिव। श्री अजय बग्गा जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट। श्री आशुतोष खजूरिया जी हैं, पूर्व ED फेडरल बैंक। और श्री RK टक्कर जी हैं, पूर्व MD एंड CEO यूको बैंक के। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका सभी का। सुभाष सर, अजय सर, आशुतोष सर और RK सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय बग्गा सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर हम 10 जुलाई का आंकड़ा देखें तो $675 अरब का फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास है। बाजार के नजरिए से अगर हम देखें तो आरबीआई के पास अतिरिक्त डॉलर आने से रुपया, बॉन्ड यील्ड, बैंकिंग लिक्विडिटी और इक्विटी मार्केट, इन चारों पर निकट और मिड टर्म में सबसे बड़ा असर किन सेक्टर्स पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं और इस पूरी स्कीम को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत बेहतरीन स्कीम है। 2013 में भी लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे माहौल डिफरेंट था। यूएस के इंटरेस्ट रेट्स भी लोअर थे और काफ़ी ये सक्सेसफुल स्कीम तब भी रही थी। $34 बिलियन 3 महीने में उठाए थे। सितंबर से नवंबर तक ये स्कीम चली थी। 4 सितंबर को लॉन्च हुई थी, आई थिंक 30 नवंबर को ख़त्म हो रही थी। और $34 बिलियन जुटाए गए थे भारत के द्वारा और 40 बिलियन टोटल आया था ECB वगैरह मिला के। अभी देखें तो 8 जून से जुलाई 17 जो आरबीआई का डेटा निकल के आया, जैसे आपने कहा 20 बिलियन ऑलरेडी जुटा लिया गया है। तो 2013 की स्कीम का आधा
लक्ष्य ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और अभी तो स्कीम लगभग शुरू ही हो रही है, पहला महीना ही निकला है। तो ओवरऑल स्कीम काफी उम्दा है। बैंक के ऊपर करेंसी रिस्क नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर जरूर उनको हेज करना है, बट प्रिंसिपल आरबीआई ले रहा है हेजिंग रिस्क। बैंक को लो कॉस्ट फंडिंग मिलती है, बैंक्स आगे इसको ये पैसा क्रेडिट में लगा सकते हैं। तो पूरे इकोनॉमी के लिए एक ये बूस्टर का काम करता है, और माहौल को तब्दील करता है, रुपए को डिफेंड करता है। अच्छा इनफ्लो आता है एफएक्स का, आरबीआई के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, बैंक्स के पास लो कॉस्ट फंडिंग बढ़ता है, और वो और क्रेडिट बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल एक विन विन स्कीम है। और भारत का जो 3.5 करोड़ एनआरआईज बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए एक एसेट क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं, नई एसेट क्लास आप बोल सकते हैं, जहां पे आपको फिक्स डॉलर में 7% 6% तो डिपॉजिट पे मिल रहा है। अगर लेवरेज लगाएं, और गिफ्ट सिटी क्योंकि अब बन गया है, वहां पे बॉन्ड्स उठाए जा सकते हैं। एचडीएफसी ने अर्निंग्स कॉल में कहा कि $750 मिलियन उन्होंने ऑलरेडी उठा लिए हैं। तो बैंक्स अब गिफ्ट सिटी के द्वारा बॉन्ड्स, इंटरनेशनल बॉन्ड्स के द्वारा सीधा पैसा उठा के लेवरेज दे सकते हैं। तो 9 से 19 गुना लेवरेज रहेगा। और उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है दीपक जी। जो आपको डिपॉजिट पे रेट मिल रहा है, प्लस आप अगर जो लेवरेज लगा रहे हैं, और जिस रेट पे आपको लोन मिल रहा है, सोचिए 5% पे लोन मिल रहा है और 6% आपको डिपॉजिट पे मिल रहा है, तो 1% हो गया डिफरेंशियल। उसको आप मल्टीप्लाई करिए अपने लेवरेज से, और वो डॉलर रिटर्न मिल जाता है। तो जैसे कि अगर आप 100 का डिपॉजिट बना रहे हैं, तो $6 आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल का। $5 आप निकाल दीजिए, जो उसमें अगर 19 गुना है, तो $95 पे आप 5% देंगे, तो 4.5 तक आप 4.75 तक आप पे करेंगे इंटरेस्ट। और जो डिफरेंशियल रहता है 1% का, वो अर्निंग आपकी पूरे आपके जो कुल राशि आपने डाली है, तो अगर 100 में से ₹5 आपने डाले हैं, $5 आपने डाले हैं, तो ये 18-19% रिटर्न बन जाता है। अगर 9 टाइम्स लेवरेज है, 13 से 14% ये रिटर्न बन सकता है डॉलर में। तो एक हम ऐसे एसेट क्लास क्रिएट कर रहे हैं नई एनआरआईज के लिए, जो 2013 में बहुत सक्सेसफुल थी। अब लोग कह रहे हैं कि लेवरेज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब लोग सोच के ही आते हैं। जो तो रिटेल डिपॉजिट हैं वो तो खुश हैं, और खजूरिया साहब ने फेडरल बैंक चलाया हुआ है ट्रेजरी, वो तो जानते ही हैं कैसे एनआरआईज आए थे। फेडरल बैंक ने बहुत जबरदस्त काम किया था 2013 में। तो एक तो रिटेल डिपॉजिट हो गए, दूसरा ये लेवरेज जो आते हैं, और उसमें फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स काफी तेज होते हैं। एसबीआई भी 9 गुना ऑफर कर रहा है। एचएसबीसी का कल आर्टिकल आया कि गिफ्ट सिटी में 19 गुना लेवरेज वो ऑफर कर रहे हैं। मैंने खुद 2013 में 19 गुना बिल्कुल। ऑफर किया। अ, जी। बिल्कुल सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। काफ़ी हमेशा से एक प्रॉफिटेबल स्कीम रही है एनआरआईज के लिए भी और बैंकों के लिए भी, जाहिर तौर पर तभी उसका एक अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। सुभाष चंद्र गर्ग सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आरबीआई की डॉलर रुपया स्वैप स्कीम को जिस तरह 20 या 21 अरब डॉलर का लगभग रिस्पांस मिला है, क्या इसे केवल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का कदम माना जाए, या वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को मजबूत करने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाए? कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए दीपक, मैं चीज़ों को तथ्यों के आधार पे चलता हूँ। मुझे फैक्ट्स के हिसाब से बात करने में ठीक रहता है। अभी तक आरबीआई ने ये आंकड़े नहीं जारी किए हैं कि 20 या 21 बिलियन डॉलर आया है। ये कुछ न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किए हैं। कुछ दूसरे न्यूज़ पे बैंकर्स ने विपरीत डेटा पब्लिश किया है कि केवल 8 बिलियन डॉलर ही आया है, और ये स्कीम थोड़ी कमज़ोर हो गई है। अगर आरबीआई के जो पब्लिश डेटा हैं वो देखते हैं, जिसमें आपने कोट किया कि अभी 14 जुलाई का जो आंकड़ा निकला है, उसमें आप अगर टोटल फॉरेन एक्सचेंज को छोड़िए, क्योंकि उसमें गोल्ड और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, केवल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अगर आप देखें तो उसमें 545 बिलियन डॉलर की हमारे पास रिजर्व्स है आज के दिन, 14 जुलाई के दिन।
अगर एक महीने पुराना आप देखें 12 जून का, जो इमीडिएटली आफ्टर जब ये स्कीम जारी हुई थी, उस समय भी 545 बिलियन डॉलर था। तो एक महीने स्कीम चलने के बाद 3 महीने में से जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कोई अंतर आंकड़े में नजर नहीं आता। दूसरा एक आंकड़ा देखने की ज़रूरत होती है कि जब हमारे यहाँ पे फॉरेन डिपॉजिट्स होती हैं एनआरआईज की, वो 3 तरह की डिपॉजिट्स होती हैं। एक तो FCNR-B है जिस पे सारी चर्चा हो रही है, एक NRE डिपॉजिट होता है, एक और NRO अकाउंट में डिपॉजिट्स होते हैं। तो FCNR-B का जो आंकड़ा बुलेटिन में छपा हुआ है, जून वाली बुलेटिन में, वो अप्रैल का है। तो उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्कीम का कैसे आया। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि रिजर्व बैंक को चाहिए कि इसका ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करे कि एक महीने सवा महीने की परफॉर्मेंस के बाद, अब तो 1.5 महीना हो गया, ये स्थिति वास्तव में क्या है। अब आप चलिए 1 मिनट के लिए हम इमेजिन अज्यूम कर लीजिए कि 20 आया, मैं नहीं मान के चलता, 10 भी आया, तो जो एक बाजार में आप बहुत सारे लोगों से अगर बातचीत करोगे तो आपको ये सुनाई देगा कि सरकार भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बहुत दबाव बना रही है कि आप ये FCNR-B डिपॉजिट लाइए। RBI भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ये दबाव बनाने की स्थिति इसलिए आती है कि जब आपको रिस्पॉन्स उतना नज़र नहीं आता। मैंने कुछ जो विदेशी NRIs हैं उनसे भी बात की है, तो इस समय स्थिति ये है कि 2013 के मुकाबले आज की स्थिति परिवर्तित है। 2013 में विदेश में इंटरेस्ट रेट लगभग 1% थी, भारत में इंटरेस्ट रेट 7% थी। RBI ने और गवर्नमेंट ने आधा कवर करके उसको 4% पे देना शुरू किया, जिससे विदेश में जो लोग थे उनको 3% एक्स्ट्रा मिला और वो उन्होंने 30-35 बिलियन डॉलर लेके आए। आज की स्थिति ये है कि विदेश में आप डॉलर डिपॉजिट कराइए, अमेरिका में डॉलर डिपॉजिट कराइए, 5 साल पे आपको 4.5% मिलता है। भारत में मिल रहा है 7%, डिफरेंस है केवल 2.5% का। और इस दौरान काफ़ी स्थिति में ये परिवर्तन हुआ है, चाहे आप UK चले जाइए, चाहे आप US चले जाइए, कि वहाँ पे जो डिपॉजिटर्स हैं, जो डिपॉजिट करेंगे FCNR-B में, उन पे जो टैक्स अलाउड था, टेले टैक्स डिडक्शन अलाउड था जी। इंटरेस्ट कॉस्ट पे, वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। एज अ रिजल्ट उन पे जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है उस पे पूरा टैक्स लग रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह वहाँ नहीं है। आपने UAE में देखा, UAE ने भी लेवरेज के खिलाफ मना कर दिया है। तो स्थिति अभी हमें इस बात की लेके चलना चाहिए कि ये स्कीम कैसे चल रही है। दूसरा, अगर इसको मेन कि ये स्कीम देखिए डेट की स्कीम है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं डॉलर डिपॉजिट पे। उसके हम पहली बात तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है, इससे भारत की क्रेडिट कमज़ोर होती है। बिल्कुल सर, ये आपने अहम बात कही। हालांकि जो डेटा हमारे पास आया, उस डेटा के आधार पर हम आप लोगों का विश्लेषण समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल इस स्कीम को लेकर किस तरह का इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए थोड़ा डेटा की। डेफिनेटली सर, से आपके पास आया है। बिल्कुल सर। आशुतोष सर आपके पास आएंगे। मान लीजिए इसी डेटा की हम बात करते हैं, 21 जो 21 दिख रहा है, तो बैंकों ने इस स्कीम में इतनी बड़ी भागीदारी दिखाई बैंकिंग सिस्टम के नज़रिए से। इसमें सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? हालांकि कई चीज़ों को तो खारिज कर दिया सुभाष सर ने। बेहतर मार्जिन, आसान लिक्विडिटी, या फिर रेगुलेटरी, किस तरह से इसको आप देखते हैं? हालांकि सुभाष सर ने तो कई गंभीर सवाल उठाए इस पर। देखिए, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो 20.74 बिलियन का आपने जो डेटा दिखाया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है और RBI का ही डेटा है। लेकिन इसमें जहां तक उनका ये कहना था कि फिर FCNR मतलब टोटल आपके रिजर्व क्यों नहीं बढ़े, तो रिजर्व नहीं बढ़ने का एक कारण और भी हो सकता है कि RBI ने पहले बहुत से स्वैप किए हुए हैं, सेल बाय स्वैप किए हुए हैं। तो वो जो आपने पहले जो आपने क्या बोलते हैं मार्केट में डॉलर की कीमत, मतलब वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, रुपए के मतलब रुपये की वोलेटिलिटी डॉलर के सापेक्ष उसको कम करने के लिए जो अपने रिजर्व में से डॉलर बेचे हैं, तो उसमें वो आउटराइट सेल के साथ साथ उन्होंने स्वैप्स भी किए।
वो जो स्वैप किया हुआ है जिसमें कि आज आप बेचते हैं और 6 महीने बाद जो है वो डॉलर वापस खरीदते हैं। तो जब आप बैंकों के ये जो जमा डिपॉजिट हैं ये जब जाते हैं आरबीआई के पास तो वो उस स्वैप को मैच्योर करने होने देते हैं बजाय उसको रोल ओवर करने के। तो ये कहना कि फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बढ़े और इसलिए ये एफसीएनआर डिपॉजिट नहीं आया, ये शायद सही नहीं होगा। बिकॉज हो सकता है कि आरबीआई ने वो जो स्वैप्स जो मैच्योर होने वाले थे, बाई लेग जो उसकी सेकेंड लेग होती है स्वैप की, उसको बाई लेग को मैच्योर होने दिया, उसको रोल ओवर नहीं किया, फर्दर सेल बाई नहीं किया। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा ये कि डेटा मेरे ख्याल से पीरियोडिकली आएगा, ऐसा मतलब ऐसा जो आया है, क्योंकि मैंने जो देखा है उसमें तो आरबीआई के ही मार्फत जो ये ब्रेकअप दिया गया है जिसे आपने अपनी स्क्रीन पे दिखाया वो आया है। और रही बात ब्याज दर देने की, तो साहब ऐसा है कि गर्ग साहब को याद होगा कि 1992 में इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स आए थे, उनमें भी हमने 200 से 300 बेसिस पॉइंट कभी, और किसी किसी करेंसी में तो 400 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा दिए थे। 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड आए थे। 2000 में इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट आया था, और 2013 में ये वो पहले के जो 3 थे वो स्टेट बैंक के मार्फत किए गए थे, और मैं चूंकि उस समय स्टेट बैंक में ही था इसलिए भली भांति जानता हूं जो अमाउंट जो उसमें रेस किए गए थे। और फिर 2013 में जो ये स्कीम आई थी उस समय सही कहा इन्होंने कि 1% के नीचे ब्याज की दरें थी, इसलिए 3.5% आरबीआई ने कंसेशनल स्वैप रेट दिया था और वहां भी उसको फ्रीज किया था। और आप देखिए 2 विकल्प है आपके पास। आप देखिए 22 मई 2013 को आपके जो बर्नानके साहब हैं वो वहां पर फेडरल रिजर्व के गवर्नर, देन गवर्नर, वो कहते हैं, टेपरिंग की बात करते हैं कि हम जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं सिस्टम में, क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसको हम क्रमशः कम करते चले जाएंगे। सिर्फ अनाउंस करते हैं, भविष्य में करेंगे। जो उन्होंने एक्चुअली जो हुआ था वो तो जनवरी 2014 में हुआ था, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट 22 मई को होती है, और 27 अगस्त 3 महीने के अंदर 22 मई से 27 अगस्त के बीच में रुपया जो है वो 54 रुपए 50 पैसे पर डॉलर से बढ़ के 68 रुपए 85 पैसे चला जाता है। तो क्या आप इस तरह की वोलेटिलिटी अलाउ करेंगे? वैसा 26% का डिप्रिसिएशन 3 महीने के अंदर, और बाद में फिर वो स्कीम लेके आएंगे, या पहले से उसका एक वो पहले कोशिश की गई इंटरवेंशन के थ्रू 54 बिलियन हमारा रिजर्व कम हुआ है, 728 से लेके 674 पर हम पहुंचे हैं, तो 54 बिलियन कम करने के बाद ये स्कीम लाई गई है। तो सवाल कॉस्ट का नहीं है, सवाल ये है कि जब तक आपका ट्रेड बैलेंस आपके एडवर्स है, आपका मर्चेंट ट्रेड तो बहुत ज्यादा है, मतलब धन्यवाद देना चाहिए सर्विस एक्सपोर्ट्स का कि वो उसकी पीड़ा को थोड़ा कम कर देता है। वरना जिस तरह का आपका मर्चेंट, और ये ऑयल आप यहां पैदा कर नहीं सकते, ऑयल का विकल्प ओवरनाइट हो नहीं सकता। तो जब आपको इस तरह की स्थितियां आए युद्ध जैसी, तो आपको कुछ ऐसे कदम लेने पड़ते हैं जो हो सकता है इस समय बड़े कॉस्टली लग रहे हों, लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ था 2013 का, स्टेबलाइज हो गया था रुपी स्टेबलाइज ही नहीं हुआ, 68 रुपए 85 पैसे से वापस जो है 56-57 पे आ गया उसकी एक वर्षगांठ पर, मतलब मई के बाद जो अगला मई आया तो हम 56-57 रुपए पे वापस आ गए। ठीक, सवाल होता है सेंटिमेंट को चेक करने का, और उसके लिए ये स्कीम्स बहुत कारगर होती हैं। हमने अतीत में देखा है, और मुझे लगता है ये भी उसी हिसाब से यहाँ भी होना चाहिए। देखें, लेट्स सी। बिल्कुल, हालात को देखते हुए स्कीम को जिस तरह से आपने एनालाइज किया है, जाहिर तौर पर इस तरह का रिस्पांस मिल ही रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो स्कीम आए जो, क्योंकि ग्लोबली जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, जो हालात पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए शायद सरकार ने जो स्कीम लागू की है उसका रिस्पांस भी मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। आर.के. ठक्कर सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक को आपने हेड किया है, आप इस पूरी स्कीम को कैसे इसका एनालिसिस करते हैं? आपका रिस्पॉन्स क्या है सर इस पर? देखिए, जो आज की परिस्थिति है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो ऑयल की वजह से है, चाहे वो आउटफ्लोस की वजह से है। तो जो स्कीम एज सच है, मेरा ये मानना है स्कीम काफी अट्रैक्टिव है। एक एफसीआर डिपॉजिट या फॉरेक्स डिपॉजिट लाने के लिए अपने देश के अंदर, जो कि हमारे एटलीस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करेगी, उसको उसके स्ट्रेंथनिंग होने से जो रुपये पे जो प्रेशर है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। मैं ये मानना नहीं है कि पूरी तरह से वो रुपये और स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो शायद इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई स्वैप कर रहा है, लाइबिलिटी तो आनी ही है उसके ऊपर। लेकिन स्कीम एज सच, स्पेशली जो विद द लीवरेज,
एक अट्रैक्टिव है, हमारे जो एनआरआई लोग बैठे हैं बाहर जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उस पे जो अभी शायद गर्ग साहब ने बताया कि इश्यूज भी हैं कुछ, जैसे उस पे जो इंटरेस्ट जो उनको टैक्स लाइबिलिटी आएगी कई कंट्रीज में, और जैसे अभी आया कि यूएई ने तो स्पेशली एडवाइजरी इशू किया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को कि वो ऐसा ये लीवरेज या कुछ बोरिंग वगैरह नहीं कुछ करेंगे। सिमिलरली एक थ्रू जो गिफ्ट सिटी लोग पैसा आएगा, उस पे एक विदहोल्डिंग टैक्स का भी एक इशू है। अब वो कैसे उस पे कितना लगता है और नेट यील्ड जो इन्वेस्टर है उसको कितनी आएगी, उस पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नेट यील्ड उसको कम होती है जब अपने बाहर अपने देश में जब वो उस पे टैक्स पे करता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव हो जाता है। बट ओवरऑल आफ्टर लिवरेजिंग इस पे रिटर्न फिर भी अच्छे हैं। और मैं मानना है कि मेरा अपना जो एस्टिमेट है कि 50 से 60 बिलियन यूएस डॉलर का जो हमारे पास इसमें फंड्स आ सकते हैं, और उससे ऑब्वियसली फॉरेक्स हमारा जो रिजर्व्स हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल। जिससे हमारा रुपी जो है वो भी स्टेबल होगा। तो एक जो फिर बैंकों को एडवांटेज ये है कि उनके पास लिक्विडिटी आ जाएगी, वो आगे इसको जो इस टाइम बैंक के ऊपर प्रेशर है कि वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में थोड़ा सा जो इशू आ रहे हैं, तो लिक्विडिटी आने से वो आगे लेंडिंग भी कर पाएंगे। और उनके लिए बिकॉज हेजिंग कॉस्ट सारा बियर कर आरबीआई कर रहा है, तो उस पर कोई इनके इम्प्लीकेशंस नहीं है। तो बैंकों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, और गवर्नमेंट के लिए भी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, गवर्नमेंट के लिए भी विन विन सिचुएशन और इन्वेस्टर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन आप देख रहे हैं। अजय बग्गा सर, अब कई पहलुओं पर आपने सुना सबको, सारे एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय हैं, अलग अलग विचार हैं। अब आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि गर्ग साहब ने भी काफ़ी अहम पहलू उठाए। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है इससे। हिस्टोरिकली भी भारत ने किया है। आज भारत काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है 2013 के मुकाबले या 1990 के दशक में। सन 85 में एफसीएनआर स्कीम आई थी, फिर उसको एफसीएनआर बी में तब्दील कर दिया गया। आरबीआई ने कहा कि अब ज़्यादा स्ट्रांग है देश और बैंक्स को खुद रिस्क लेने दो, और ये एफएक्स रिस्क पहले आरबीआई लेता था जब सन 85 में ये स्कीम शुरू हुई थी। तो ओवरऑल देखें तो हमारी उम्मीद थी जून में के 70 से 80 बिलियन डॉलर इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। ये देखते हुए कि 2013 में जब हम फ्रेजाइल 4 की तरफ अग्रसर थे, या फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में हमारी गिनती हो रही थी, उस टाइम पे हमने 34 बिलियन उठा लिए थे। तो अभी हमें लग रहा था कि 13 साल बाद 70 से 80 बिलियन डॉलर आ जाएंगे। आज के दिन में जो एस्टिमेट्स हैं वो 50 से 60 में आ गए हैं, थोड़ा नीचे हैं। बट ये आरबीआई का कल का डेटा है, जहां उन्होंने कहा है कि 17 जुलाई तक 17 बिलियन डॉलर एफसीएनआरबी में ऑलरेडी आरबीआई के स्वैप विंडो में आ गए हैं। इसका ब्रेकअप नहीं है कि कितना रोल ओवर है, पुराने डिपॉजिट्स जो ऑलरेडी थे वो आए, और कितना नया पैसा है ये नहीं पता है। तो गर्ग साहब जो कह रहे हैं कि एफएक्स रिजर्व में क्या दर्शा रहा है, वो सही बात है। आरबीआई को उसमें भी पुष्टिकरण कर देना चाहिए। बैंक्स के पास डेटा है कि कौन सा नया पैसा है, कौन सा मैच्योर हुआ और उसको रोल ओवर हो गया। बट 17 बिलियन आया है, ये भी एक सही बात है। तो इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, 50 बिलियन तो कहीं नहीं गया। हमारी उम्मीद यही थी कि 70-80 बिलियन आ जाए तो थोड़ा सा एक सहारा मिल जाएगा रुपए को भी, और ओवरऑल सेंटिमेंट्स में काफी इजाफा होगा। बैंक्स को 6% का फंडिंग मिल जाएगा, तो क्रेडिट ग्रोथ उतना एक आपके लिए स्टिमुलस आ जाएगा क्रेडिट ग्रोथ के रूप में। तो वो जारी है। अब यही देखना है कि 50 आता है कि 70 आता है। रही बात टैक्स की, रिटेल डिपॉजिटर्स तो करते रहे हैं ट्रेडिशनली एफसीएनआरबी में इजाफा, वो तो पैसा आता रहेगा, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाएंगे। लेवरेज फॉरेन बैंक से आएगा, उनके लिए क्या है, कंट्री रिस्क की उनके लिमिट्स होते हैं, तो उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते, उसमें से कार्व आउट होके आएगा, तो वो अपना आधा बिलियन 1 बिलियन डॉलर वो लेके आ जाएंगे। क्या गेम चेंजर है गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी में हमारे सारे बैंक्स उठा सकते हैं पैसा अपनी बैलेंस शीट पे,
और फिर इसके अंदर लगा सकते हैं। बिल्कुल रिस्क फ्री लेंडिंग है ये, और बिल्कुल बैंक्स के लिए दो तरफा लेंडिंग हो जाएगा। आप गिफ्ट सिटी से ये पैसा उठाइए, वहां पे एसेट क्रिएट करिए, तो एक आपकी बैलेंस शीट वहां बढ़ेगी, फिर ये पैसा यहाँ पे लाइए, यहाँ पे डिपॉजिट भी बढ़ता है और साथ में उसका लोन भी आप देते हैं 100%, क्योंकि CRR SLR नहीं लग रहा है इस पे। रही बात कस्टमर के टैक्स की, तो जो कस्टमर बड़ा पैसा लाएगा, रिटेल वाला तो डाल ही रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है। जो लेवरेज करके लाएगा वो इंश्योर करेगा कि ऐसे टैक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए जहां उसको टैक्स नहीं लगता है। ज्यादातर ये मेरा पीछे रहा है एक्सपीरियंस, क्योंकि आप बच तो सकते नहीं टैक्स से। अब हर जगह रिपोर्टिंग है, हर जगह डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के तहत भी आपकी रिपोर्ट जाती है, और हम तो पैन कार्ड जरूर लेंगे, OCI नंबर जरूर लेंगे, और वो रिपोर्ट भी होगा आपके होम कंट्री में। बट जो बड़ा पैसा है वो नॉर्मली उनके पास ऐसे शेल्टर्स रहते हैं जो वो टैक्स फ्री लोकेशन से ये पैसा आएगा। तो मुझे वो टैक्स का जो एंगल लोग बोल रहे हैं वो ज्यादा स्टडीड एंगल नहीं है। वो मेरे ख्याल से तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 50 बिलियन से 60 बिलियन उठाना काफी मेरे ख्याल से आ जाएगा। सितंबर 30 तक हमारे पास 60 बिलियन आ गया होगा। ठीक बात है। बड़ी अहम बात आपने कही बग्गा सर कि थोड़ा और डिटेल में RBI को बताने की ज़रूरत है। सुभाष सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस फंड का बड़ा हिस्सा FCNRB से ही आया है, डिपॉजिट जो आया है। हिस्ट्री बताती है, जैसा कि बग्गा सर ने भी बताया, कि जमा राशि की एक मैच्योरिटी प्रोफाइल भी होती है। क्या फ्यूचर में इनके रिडेम्पशन के समय दोबारा डॉलर जुटाने का दबाव बन सकता है? ये भी एक जोखिम दिख रहा है। क्या इससे भविष्य में फॉरेन मैनेजमेंट में कोई स्ट्रक्चरल जोखिम भी पैदा होता हुआ दिख रहा है, और क्या आप इसमें दिक्कतें देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ जो भविष्य में रीपेमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो शायद इससे डेटा से भी कनेक्टेड है। अप्रैल का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा NRE डिपॉजिट जो रुपये में होती है, बाकी सारे टैक्स कंसेशंस, इंटरेस्ट रेट वगैरह उसमें काफ़ी अच्छे हैं, उसमें करीब $100 बिलियन था, और FCNRB में करीब $33 बिलियन था। अब मेरा ये शक है कि ये जो NRE डिपॉजिट में है पैसा, उसको लोग FCNRB में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें डॉलर पे अगर आपको वही इंटरेस्ट मिल रही है जो रुपये पे मिल रही है, तो आपका रुपये पे जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो RBI को हमें बताना चाहिए कि $17 बिलियन में से क्या NRE को कन्वर्ट करके लोगों ने FCNRB में किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू माई माइंड। अगर वो ऐसा है तो वो कोई फ्रेश इन्फ्लो नहीं होगा। दूसरा, जो भविष्य के हिसाब से आप कह रहे हैं, देखिए RBI बहुत सारी रिस्क बिल्ड करता जा रहा है। अभी अपने फेडरल बैंक के साथी ने कहा कि ये जो स्वाप विंडो एक RBI ने खोल रखी है कि भाई आप अभी हमें डॉलर दे दो, और आपको साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको हम डॉलर उसी एक जो छोटी सी इंटरेस्ट रेट है उसके साथ वापस कर देंगे। उसमें एक्चुअली कमी नहीं हुई है। वो स्वाप विंडो में जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये कहता है कि $109 बिलियन की RBI की लाइबिलिटीज़ हो गई, जो 4 महीने पहले, 3 महीने पहले तक $80 बिलियन थी। तो वहाँ पे भी रिस्क बढ़ रही है। तीसरा, जो RBI ने पहली बार किया है, जो 2013 तक नहीं किया कभी भी, कि जो ये हमारे PSUs हैं और जो बैंक हैं, ये जो बोरोइंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आपने 50% के बराबर जो फॉरेक्स रिस्क है, हेजिंग कॉस्ट है, उसको आप RBI बियर कर रही है। पहले कभी नहीं हुआ। उसको आपने देखा कि REC और HDFC, कुछ लोगों ने विदेश में जाके इसमें पैसा उठाने की कोशिश की। पहले जो $1.5 बिलियन की बात हो रही है वो आया भी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये लोग को पैसा उठाने में, इस स्कीम में दिक्कत आ रही है, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं, विदेशी जो हैं, वो अब इनसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। करेक्ट। आपको ये प्रेशर पॉइंट्स पे ध्यान देना। एक चीज़ जो सबसे मेरे ख्याल से बड़ा सबूत देती है जी कि जब ये स्कीम लाए थे तो उस समय तकरीबन 95-96 रुपये पर डॉलर का दाम था। ये एक्सपेक्टेड था सबके द्वारा कि 93-94 तक तो डेफिनेटली इस रुपया
स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम सिर्फ वापस से 95 में पहुंच गए। अगर हमारा फॉरेक्स फ्लो आ रहा है तो फिर रुपया क्यों डिटेरियोरेट हो रहा है, राइट? तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें इस स्कीम पे पूरा ध्यान देके, मुझे मालूम है कि बिल्कुल। भाई एफपीआई कम आ रहा है, एफआईआई और एफपीआई विड्रॉ कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आपको कोई भी ऐसा साधन जिससे आप पैसे ला सकते हैं तो लाएं। तो ये डेस्परेशन का मेजर है, लेकिन इसमें भी अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर स्थिति चिंताजनक है। जाहिर तौर पर प्रयास तो सरकार करती ही है, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम बिल देने होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हालांकि तमाम जो जोखिम आपने बताया उन पर गौर करने की ज़रूरत है। आशुतोष सर, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि एफसीएनआरबी डिपॉजिट मुख्य आधार बनकर उभरे हैं, जैसा कि आंकड़ों में नज़र भी आ रहा है। ऐसे में बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? मैच्योरिटी मिसमैच, एसेट लाइबिलिटीज़ मैनेजमेंट, या फ्यूचर में इन जो डिपॉजिट्स हैं इनका रोल ओवर सुनिश्चित करना, कैसे देख रहे हैं आप? और जो गर्ग साहब ने चिंताएं व्यक्त की उस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए, वो चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जो बैंकों की जो एएलएम का जो वो मतलब मॉनिटरिंग है, वो बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग रहती है, और उसमें नियर विंडोज जिनको बोलते हैं कि मतलब ओवरनाइट आपको क्या, आपके आउटफ्लो क्या हैं, दूसरे दिन से लेके 7वें दिन तक आपके कितने आउटफ्लो हैं, 8वें दिन से 14 दिन तक कितने हैं, और 15वें से 29 दिन तक आपके क्या आउटफ्लोज हैं, उसके बाद 3 महीने में क्या है, 6 महीने में क्या है, साल में क्या है, वो सब। और बैंक जब भी कभी, अब वो चाहे वो रुपी में डिपॉजिट लेंगे तो रुपी डिपॉजिट भी तो मैच्योर होंगे। जब भी आप कोई एक स्कीम चलाते हैं, आप कोई बॉन्ड ही इशू करते हैं, जैसे 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ का आपने बॉन्ड इशू किया, अब वो बॉन्ड जब मैच्योर होगा तो एक साथ वो पैसा जाता है। तो वो चाहे फॉरेन करेंसी में रेज करें, चाहे आप इसमें करें, फिक्स डिपॉजिट में फर्क इतना रहता है। जो फायदा बैंकों को होता है वो ये होता है कि ओवर 4 मंथ्स, अगले 3 महीने में, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो डिपॉजिट आएंगे, उनकी मैच्योरिटी 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी होगी। तो कुछ 3 के होंगे, कुछ 4 के होंगे, कुछ 5 के होंगे, कुछ मतलब 1 और 2 साल के, तो पहले मिनिमम 1 साल चाहिए ही चाहिए। और वो अलग अलग दिन पर आपके पास डिपॉजिट आ रहे हैं, तो उनकी मैच्योरिटी अलग अलग दिन में आ रही है। अगर यही बॉन्ड होता तो एक ही तारीख को मैच्योर होता। अब जैसे रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड इशू किया था, वो आपने इशू किया 1 अक्टूबर 1998 को। 1 अक्टूबर 2003 को उसकी पेमेंट थी, आपको इमीडिएटली $5 बिलियन चाहिए थे ब्याज सहित, 3.5 प्रिंसिपल, और उसके बाद 1.5 बिलियन आपको इंटरेस्ट चाहिए था। फिर आपने इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट इशू किया 29 दिसंबर 2000, मैच्योरिटी 29 दिसंबर 2005। एक ही दिन में आपको 7 बिलियन, $7.5 बिलियन चाहिए थे। ऐसा एफसीएनआर में नहीं होगा। 4 महीने के अंतराल में अलग अलग दिनों में आए हुए डिपॉजिट अलग अलग दिनों पे मैच्योर होंगे। तो बैंकों के पास भी एक सांस लेने की मतलब वो वक्त होगा कि हम इसको कैसे रिप्लेस करें। तो ये फिक्स डिपॉजिट के साथ तो हमेशा ये रहता है, ये उसमें एक अजम्पशन रहती है कि ये रोल ओवर होगा। जो डॉलर वाले हैं वो एनआरई में हो सकते हैं, या बाद में उसके लिए उसके ऑल्टरनेट सब्सटीट्यूशन के तौर पर भारत में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम्स होंगी। जैसे एचडीएफसी ने 2013 में करीब 24-25 हजार करोड़ का इंतजाम किया था 3 साल के बाद, 2013 से जो 2016 की मैच्योरिटी थी, 2016 की मैच्योरिटी के लिए उन्होंने 24-25 हजार करोड़ का पहले से इंतजाम कर लिया था, पहले से रेस कर लिया था एचडीएफसी बैंक ने, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मोबिलाइज करके लाए थे 2013 में। तो ये मतलब ये इसकी जो मॉनिटरिंग है बहुत ही क्लोज लेवल पे होती है, और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इसकी, जब इस तरह के इवेंट होते हैं और इनकी मैच्योरिटी आती है। ठीक बात है। आरके टक्कर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं मैच्योरिटी को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर डिपॉजिटर, जब सारे डिपॉजिट एक साथ मैच्योर होंगे तो क्या बैंकिंग सिस्टम पर डॉलर जुटाने का दबाव बढ़ेगा? और ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी आप करते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो आपने जो एएलएम का इशू रेस किया, आशुतोष जी ने आई थिंक काफी एक हद तक सही ढंग से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि एक तो ये है कि सारा ये एक दिन में मैच्योर नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। पहले तो ये 3 महीने का एक विंडो है, 3 महीने के अंदर स्प्रेड होगा। फिर डिपेंड करेगा कि जिन्होंने प्लेस किया है डिपॉजिट, वैसे 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है या 1 साल का है, तो वो अलग अलग सालों में भी मैच्योर होगा। और ऊपर उसके बावजूद एक और एडिशन होता है कि उस टाइम क्या स्कीम चल रही है, उस टाइम इंटरेस्ट रेट्स कैसे बिहेव कर रही हैं,
हमारी और जो स्कीमें हैं, चाहे वो एनआरई में है या उस टाइम जो एफसीएनआरबी की ही शायद स्कीम चल रही हो सकता है उस टाइम भी काफी अट्रैक्टिव हो, वो तो एक समय बताएगा। लेकिन बैंकिंग की जो प्लानिंग होती है एएलएम की, वो कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होती, वो पूरा एक जो नेक्स्ट 5 साल 10 साल डिपेंडिंग ऑन जो उनका मैच्योरिटी प्रोफाइल है असेट्स और लायबिलिटीज का, उसको देख के वो पहले प्लानिंग करके चलते हैं। और जो उसमें आरबीआई अलाउ करता है उसके अंदर इतना गैप मैक्सिमम उसके अंदर ही सभी बैंक्स ऑपरेट करते हैं। तो एस जो सिस्टमिक रिस्क है कि कल को बैंकों को एकदम पेमेंट करने पड़े सारा पैसा का, ऐसा होना आई थिंक वो एक बहुत ही एक एक्सट्रीम चीज हो सकती है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में बैंकिंग का जो सिस्टम्स हैं, बैंकिंग के जो असेट्स लायबिलिटीज का जो प्रोफाइल है, उसमें एडिक्वेट कुशन है कि ऐसी कोई एडवर्स स्थिति नहीं आएगी। ठीक बात है। हालांकि आप सभी बैंकर्स के लिए ये इशू थोड़ा सा आसान है, लेकिन हमारे लिए और आम लोगों के लिए थोड़ा सा इशू ये जटिल है। जाहिर तौर पर आप लोग इसको इजीली इसके जोखिम को, इसके फायदों को समझ पा रहे हैं। बग्गा सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप कंक्लूड करें और ज़रा आम दर्शकों की भाषा में समझाएं कि ये जो हम $21 अरब आने की खबर पर हम जो जोखिम या खुशी जता रहे हैं, उसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, उसके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? क्या इससे होम लोन, कारोबारी कर्ज या रुपए की जो स्थिरता है या महंगाई और आयातित वस्तुओं की जो कीमतें हैं, उन पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये अभी एक जो तब्दीली है जून से लेकर अब, ये जून में हम सोच रहे थे क्या हम कर पाएंगे, अब हम सोच रहे हैं कितना हम कर पाएंगे, 50 करेंगे कि 80 करेंगे, उसके बीच का रेंज है। तो ये तो तय है, ये पैसा आने वाला है। तब्दीली क्या होगी आम नागरिक के लिए? एक और जरिया है फंडिंग का बैंक्स के लिए। बैंक्स और लेंडिंग कर सकते हैं, बैंक्स और सुदृढ़ होंगे, उनके जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि लो कॉस्ट फंडिंग आ रही है 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए। तो वो उनके लिए ट्रेजरी मैनेजमेंट आसान होती है। बैंक्स के लिए फायदा है, तो इसके लिए इकोनॉमी के लिए फायदा है। बैंक सुदृढ़ होते हैं, इकोनॉमी सुदृढ़ होती है। रुपया बेनिफिट करेगा क्योंकि एफएक्स फ्लोज आ रहे हैं, उससे सेंटिमेंट भी बढ़ता है। और एक हमें ग्लोबल स्टेज पे हम दर्शा पाते हैं कि भारत के पास एक एक्स्ट्रा अस्त्र है हमारे एनआरआईज का। 3.5 करोड़ एनआरआईज जो हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस भी भेजते हैं हर साल, हमें हेल्प करते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, करंट अकाउंट को डेफिसिट को नीचे लाने के लिए। उनके लिए हम एक डॉलर का एसेट क्लास निकाल के लाए हैं, जो दुनिया भर के डॉलर एसेट क्लासेस में सबसे बेहतरीन है। 12 से 18% डॉलर रिटर्न मिलेंगे लेवरेज प्लेस को, और अनलेवरेज को भी 6 से 7% मिल रहे हैं डॉलर रिटर्न, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। तो वो भारत लेवरेज कर पा रहा है अपने डायस्पोरा को, प्रवासी भारतीयों को, और उसके कारण क्या होगा, हमारे एक अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी फायदा है, क्योंकि ये सेंटिमेंट जरूर बूस्ट करता है। बैंक्स के लिए तो स्ट्रेट फायदा आएगा। 2013 में मुझे याद है आरबीआई ने, एचडीएफसी ने कहा था 7% उनका डिपॉजिट बेस वो ये एफसीएनआरबी डिपॉजिट से नया जुटा के ले आए थे। तो 70-80 बिलियन या 50 बिलियन जो आता है, वो एक इजाफा है हमारे डिपॉजिट बेस में, जो एक बूस्टर का काम करता है। बिल्कुल, यानी सीधी तौर पर समझने की जरूरत यह है कि जितना विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा आरबीआई के पास, उतने आयात बिल देने आसान होंगे। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट में सर, आशुतोष सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहूंगा, हमें ये भी देखना चाहिए कि यूएस ट्रेजरी, मतलब जो सबसे आप जिसे आप कह सकते हैं रिस्क फ्री रिटर्न है, वो 5 साल का 4.31 है, 4.30। तो अगर हम 6% देते हैं या 6.5% देते हैं अपने डिपॉजिटर को, और मेरे ख्याल से बड़े बैंक वही दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। बहुत छोटे बैंक हैं जिनकी मतलब ग्लोबली उनकी पहचान कम है, उनको ही 7 या उसके ऊपर ऑफर करना पड़ रहा है, बाकी तो 6, 6.5 की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए 4.30 पे अगर
यूएस गवर्नमेंट दे रही है अपने 5 साल के ट्रेजरी नोट पर, तो मुझे नहीं लगता 6% कोई बहुत महंगा रेट है। और रही बात लेवरेज के थ्रू 12, 14, 15 करने की, वो तो खैर वो कमाल लेवरेज का है, और उसमें मतलब बैंकों की कॉस्ट कहीं से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो एक तरफ वो लेंड कर रहे हैं बाहर से बोरो करके, बाहर की कैपिटल लाके। और मैं गर्ग साहब सिर्फ एक बात और रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि एफडीआई जब आप लेके आते हैं, हम समझते हैं कि एफडीआई हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट इक्विटी और ये सब जमा करते हैं, इनका अपना आईआरआर वो 24% के करीब का लेके तब आपके हमारे देश में जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहां 24%, उसके अगेंस्ट में आगे डेट किसी भी दिन चीपर रहता है ठीक, एफडीआई की तुलना में। बिल्कुल सर, बड़ी अहम बात आपने कही, यानी ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की जरूरत है। अब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जरिए आए या हमारे रेमिटेंस के जरिए आए, एक मजबूत और एक बेहतर असेट बनाने का प्रयास किया है सरकार ने, जिस पर रिस्पांस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा चिंताएं होती हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए का उतार चढ़ाव कम हो और उसका फायदा लोगों को मिले, तो वो इस स्कीम से मिलता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों का फोकस इस पर है। हालांकि इस पर और भी लंबी चर्चा हो सकती है, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल आज के शो में इतना ही। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुभाष सर, आर के ठक्कर सर, आशुतोष सर और अजय बग्गा सर, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम।